हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम कल की वीडियो में देखे थे, ठीक है। 179 क्वेश्चन तक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है क्वेश्चन कम ही हो पाया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे 180 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, हर चीज़ों को मैं क्लियर करता चलूँगा, ठीक। चलिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय, क्या कह रहा है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार। किसकी बात कर रहा है? भारतीय घनवाद शैली के प्रथम चित्रकार की बात कर रहा है। कौन है? नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। इसमें से फटाफट आपको आंसर देना है। तो भारतीय घनवादी प्रथम अगर पूछेगा तो आपके कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे जो सर्वप्रथम क्या घनवादी कला का प्रयोग किए थे, आधुनिक कला का, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 1999 में पूछा था क्वेश्चन को। क्या निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। मतलब जो बंगाल शैली, परंपरागत शैली थी उन लोगों की, बंगाल की, उससे क्या अलग हटकर काम किया। क्या क्या अलग हटकर काम किया? तो कौन सा कलाकार था? रवीन्द्रनाथ टैगोर, क्या है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस। इसमें आपको फटाफट आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर, जो है क्या है, एक अलग चित्रकारी का कार्य किए थे, ठीक। तो अच्छे से वीडियो को देखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? बताइए। सूर्यलिवास से, सिनोक्रोनिज्म से, मतलब सिनोक्रोनिज्म से, घनवाद से और तंत्र कला से। तो किससे जुड़े थे? तो जुड़े किससे थे? ये जुड़े थे क्या है बताइए, इस वाले चित्र से जुड़े थे जो घनवादी, त्रिभुजवादी, बेलनाकार, इस तरह से जो चित्र बनाया जाता था। मतलब ऐसे चीज़ों का यूज़ किया, टूल्स का यूज़ किया जाता था जो घनवादी शैली कहते हैं। तो ये प्रयोग कौन किए थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी किए थे, ठीक है, घनवादी शैली का प्रयोग। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अच्छे से कवर करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में क्वेश्चन और आ गया, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, तभी आपको जो है क्वेश्चन क्लियर होता है। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? बात समझिए, किस आधुनिक कला आंदोलन। एक कला आंदोलन, वो आंदोलन की बात नहीं कर रहा है जो महात्मा गांधी और तमाम प्रकार के जो जो आंदोलन नहीं हुआ था, ये असहयोग आंदोलन, महाराष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, ये सब आंदोलन नहीं थे। उसमें कला के आंदोलन की बात कर रहा है। देखिए, यही चीज़ हम लोग मिस्टेक करते हैं, कला के आंदोलन कर रहा है। किस कला आंदोलन से संबंधित गगनेंद्र नाथ टैगोर जी? तो अति यथार्थवादी, घनवादी, जंगलवादी, तंत्र, क्या है, तंत्र कलात्मक। इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि वो घनवादी शैली के क्या थे? प्रेरक थे, मतलब उससे प्रेरित होकर घनवादी शैली का निर्माण किए थे। चलिए, अब आगे तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको, क्वेश्चन को पहले, तब समझ में आएगा। कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? बात समझिए, कह रहा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव पड़ा था? किसका प्रभाव पड़ा था बताइए? सूर्यलिवाद का प्रभाव पड़ा, घनवाद का प्रभाव पड़ा, बिंदुवाद का प्रभाव या प्रतीकवाद से प्रभाव पड़ा? देखिए, जितनी क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता चला जाएगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा सेम आ रहा है उसको इग्नोर कर देना, बिल्कुल नहीं। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, देखिए पेपर में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम प्रश्न को पाते हैं तो हमें लगता है क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, ऐसा फीलिंग होता है। बट होता भी सही है, लेकिन जब हम पेपर को, प्रश्न को जब हल करते हैं तो यह जो विकल्प होते ये हमें क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये लगेगा हम पढ़े थे शायद ये सही है,
इसको भी हम पढ़े थे शायद ये सही है, इसको भी हम पढ़े थे शायद ये सही है, इसको भी हम पढ़े थे। मतलब आप चारों विकल्प यहाँ पर देखे रहेंगे, अगर मतलब अच्छे से नहीं गौर से देखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएँगे। तो किसी न किसी और बात को मार कर चले आएँगे। बात समझिए, आपको एक क्वेश्चन लग रहा है, पढ़े हैं आप, पुट अप किए हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी थी, क्या कमी थी कि आपने रिवाइज़ नहीं किया। रिवाइज़ और अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीज़ जब आप रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। अब रिवाइज़ क्या होता है कि बार-बार चीज़ों को दोहराएँ। अंडरस्टैंडिंग समझ क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए, कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे हमारी पुस्तक गरीनाथ टैगोर चित्रकला के उन्होंने किस कला से प्रभावित था। तो घनवादी, अब आपका घनवादी शब्द आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब इस तरह से कोई चित्र को बनाया जाता है, शंकु का प्रयोग किया जाता था, त्रिभुज का प्रयोग किया, मतलब त्रिकोणमितीय चीज़ों का प्रयोग करके चित्र को जब बनाया जाता है, वही घनवादी होता है। तो आपका सवाल ही नहीं कि गलत क्वेश्चन हो जाए। तो हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है? तब हमारे क्वेश्चन समझ में आएँगे। तो बार-बार रिवाइज़ करिए, ये नहीं कि क्वेश्चन दोबारा आ गया तो इग्नोर करके उसको स्किप करके आगे बढ़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप अच्छे से कई बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। इतना ही नहीं, प्रश्न पैटर्न को भी इसमें अलग-अलग देता है। ये नहीं कहता है कि वही वही कॉपी कर देता है, थोड़ा अंतर भी करता है, विकल्प में अंतर कर देगा, क्वेश्चन को पूछने की शैली में अंतर कर देगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आपका काम चलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं कि किसने हास्य व्यंग, हास्य मतलब हँसने, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं ना हँसी आता है, कार्टून वार्टून तो ऐसा चित्र कौन बनाया था? बताइए फटाफट। अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक, रवींद्रनाथ टैगोर जी, गगनेंद्रनाथ टैगोर जी या वीरेंद्रनाथ टैगोर जी। तो आपको फटाफट आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गगनेंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक। तो इस तरह से जब आप याद करेंगे तो जीवन में भी नहीं भूलेगा। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा इनके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा कि गगनेंद्र नाथ टैगोर एक तरफ तो जापानी वास्तु शैली से प्रेरित थे, किस शैली से? जापानी में जो वास्तु टेक्निक चला था वहाँ से प्रेरित हुए थे। और दूसरी ओर यूरोपीय कला अभ्यासों के आयाम त्रिवाद, भविष्यवाद, व्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद से प्रेरित थे। और गगनेंद्र नाथ की गजब की हास्य भावना क्या उपहास को महत्वपूर्ण व्यंग चित्रों कार्टून में अभिव्यक्ति मिली, जिसमें प्राथमिक उद्देश्य उपनिवेश ये शासकों के प्रभाव में सामाजिक और नैतिक मूल्य छह टिप्पणी करना और उपहास में हिप हिपोक्रेसीज और समाज के भीतर विरोध की तरह भी इशारा करना। अब देखिए ये जो कार्टून का चित्र बनाते थे तो उनका मकसद था अंग्रेजों के प्रति समाज के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, तो उनको हास्य कॉमेडियन के बारे में नहीं होता। देखिए आजकल लोग कॉमेडी बनाते हैं, जैसे मोदी और योगी को डांस कराएंगे, ठीक, तो दिखाना चाहते हैं कि ऐसे लोग हैं, तो वो मतलब समाज में क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ों को लोग कार्टून के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, यही सब बातें होती हैं कार्टून वाले चित्र में। चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए यूके जीआईएस में पूछा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र, देखिए तरीका बदल रहा है और अब तरीके, देखिए प्रश्न, एक बात और ध्यान दीजिएगा, मेन चीज़ जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उसके इर्द गिर्द अगर आप पढ़ते हैं, बात समझिए, उसके इर्द गिर्द अगर आप पढ़ते हैं, इर्द गिर्द मतलब आसपास की चीज़ों को, तो आपका एकदम क्या सफलता होना तय है। रीज़न क्या होता है बता सकता है कोई? रीज़न ये होता है कि जब एक प्रश्न पूछा जाता है तो एग्जामिनर उस प्रश्न को पूछने का, प्रश्न वही पूछने का तरीका बदल देगा, लैंग्वेज कभी बदल देगा, व्यंग के जगह कुछ और लिख देगा, कार्टून लिख देगा। मान ली हम व्यंग समझ गए, मान लिया आप व्यंग नहीं समझे बाय द वे, अब वहाँ पे दे दिए कार्टून, ठीक, और अब पढ़ के गए हैं व्यंग, क्या पढ़ के गए हैं? व्यंग चित्र, और वहाँ दे दिया हो कार्टून, तुरंत मार खा जाएंगे आप। तो चीज़ों को अच्छे समझिए, व्यंग मारना होता है, ठीक है, किसके माध्यम से? कार्टून के माध्यम से। ये सब चित्रकारी किया था तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे। तो ऐसे प्रश्नों को, लेवल को समझिए तो आपके लिए समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगले तरफ हम बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी के थे? अब मैं तकनीक ला दिया, ये भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। जो चीज़ों को नहीं पढ़ा रहेगा और जो रिवाइज किया रहेगा, उनके बारे में जानेगा, वो फटाफट समझ जाएगा तकनीक क्या होता है। जो कला पढ़ा रहेगा वो तकनीक के बारे में जान जाएगा। घनवादी तो आपसे बता ही दिए हैं, जो इस तरह से चित्र को यूज किया जाता था, शंकुमन, ठीक है, बेलनाकार, ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो कह रहा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी चित्र किस तकनीकी के थे?
स्याही चित्र तकनीक में थी, स्याही रेखा चित्र में, टेम्परा चित्र में, जल रंग चित्र में कि तैल चित्र में। इसका फटाफट आपको आंसर देना है। किस में था वो बताइए? स्याह चित्र में था। किस में था? स्याह चित्र। तो ठीक है, तो आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दी होगी, चलिए इस पॉइंट को अच्छे से कवर करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है अच्छे से समझिए पहले, तब दिक्कत नहीं होगा कोई। कह रहा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने चित्रण में लगभग 5 चरणों में काम किया। ध्यान दीजिएगा, चरण भी पूछ सकता है कि गगनेंद्र कौन से ऐसे कलाकार हैं जो अपने चित्रण में 5 चरणों का प्रयोग किया था या 5 चरणों में कार्य किया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, प्रथम चरण 1911 तक। ठीक, इसमें जो पूरी दृश्य चित्र है, चित्र और दूसरे में रेखा चित्र बनाए। पहले में पूरी दृश्य चित्र है, दूसरे में रेखा चित्र। उदाहरण स्वरूप मेरी स्मृति। ठीक है, इनमें जो कुछ जापानी ब्रश तकनीक पर आधारित है। ये तो आपका पहला चरण हो गया। ठीक, अब दूसरा चरण ये शुरू किए थे जब, कब? 1911 से लेके 1915 ईस्वी तक, जिसमें चैतन्य सीरीज और दूसरे संबंधित चित्रों को पूर्ण किया, जिसमें तीर्थयात्री सीरीज भी शामिल थे जो काली स्याही में चित्रित है। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें, देखिए प्रत्येक चरण को समझिए आप, तब चीज़ों को समझ में आएगा। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 1915 से 1921 ईस्वी तक विचित्र कला। ठीक, जो हिमालय चित्र और ठीक हिमालय की पेंटिंग की बात कर रहा है। फिर चौथे चरण में 1921 से 1925 ईस्वी तक घनवादी। पूछ सकता है कि किस चरण में गगनेंद्र नाथ जी, ठीक है, घनवादी का प्रयोग किए थे? तो आपको आंसर देना है चौथे चरण में। किस चरण में? चौथे चरण में। और तीसरे चरण में हिमालय या विचित्र कला का प्रयोग किया था, जिसमें काली स्याही रंगों का, देखिए ध्यान दीजिए, जिसमें काली स्याही रंगों का प्रयोग किया। और पांचवा चरण, अंतिम चरण जो था 1925 से 1930, ये उत्तर घनवादी चित्र से संबंधित था, जिसमें उन्होंने अधिकतर सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग किया। देखिए एक एक पॉइंट इनके बारे में, इनकी कला तत्व को समझिए, तब समझ लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगा। तो चरणबद्ध तरीके से याद करिए, याद नहीं करना, वो समझना है यार, बिल्कुल समझिए कि पहले चरण में उन्होंने क्या दिया। तो पहले चरण में पूरी की पूरी उनका दृश्य चित्र रहा। क्या रहा? पूरी की पूरी दृश्य चित्र रहा। दूसरे चरण में एक लाइन में याद करिए कि चैतन्य सीरीज रहा। क्या रहा? चैतन्य मतलब भक्ति संबंधित था। पहले में दृश्य संबंधित, दूसरे में भक्ति संबंधित। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो हिमालय यानी प्रकृति से संबंधित था। और चौथे चरण की बात करें हम तो ये घनवादी ही इम्पोर्टेंट इनका है, घनवादी, जिसमें काली स्याही का प्रयोग किया। और पश्चिमी चरण की बात करें उत्तर प्रभाववादी संबंध था, जिसमें काला और सफ़ेद का उन्होंने प्रयोग किया। बात समझ में आ गया? तो चरणबद्ध से जब याद करेंगे, 5 चरण है, 5 चरण में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो हमारा चीज़ें क्लियर रहेगा। जब पाँचों में देख लेंगे तो इतना इंटरनल तो पूछेगा नहीं, बाय द वे पूछ सकता है, लेकिन जब पाँचों के बारे में पढ़े रहेंगे तो इतना तो आसान रहेगा, कोई 5 चरण है, सिंपल्स। चलिए, तो चीज़ों को अच्छे से समझिए, कोई भी समस्या डाउट हो कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, कह रहा है कि क्या अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितनी ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, देखिए ये भी क्या है, क्यूबिस्ट, क्यूबिसिटी, बस समझ रहे हैं, घनवादी जिसको कहा जाता है, इंग्लिश शब्द यूज कर दिया है। किस माध्यम में चित्रित किया बताइए? क्यूबिसिटी की बात कर रहा है, क्यूबिसिटी को किस माध्यम में चित्रित किया? तैल रंग में किया, जल रंग में किया, बताइए, कि पेस्टल रंग में किया, कि कोलाज रंग में किया? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये क्यूबिसिटी की बात कर रहा है, तो किस पे किए थे वो? तो जल रंग पे किए थे। किस पे किए थे? जल रंग पे किए थे। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी में चित्रित एक क्यूबिसिटी, क्या क्यूबिसिटी, क्यूबिसिटी, एक क्यूबिसिटी की बात कर रहा है, कागज पर जल रंग किस पे बताए थे? एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए तकनीकी जरूर पूछता है। तो जैसे इसकी पिछले वीडियो में इसकी पिछले जो है कैसे पेपर दिया था, तो उसमें एक आया था, उनका था क्या बोलते हैं वो, एम एफ हुसैन का एक चित्र बनाए थे, तो वो पूछा था किस पे वो बनाए थे। ठीक है,
तो वो तरीका पे पूछ दिया था। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, तो इनका भी ये चित्र जो है क्यूबियोसिटी पूछ सकता है कि किस पे बना हुआ है, तो कागज़ पर जल रंग से बना हुआ है, ठीक है, किस पे, कागज़ पर जल रंग से या वाटर कलर का एक माध्यम से चित्रित है। जिन्होंने पोएट ऑन दी आइसलैंड ऑफ द वर्ड्स 1925 में क्यूबिसिट सीन, ठीक, या 1922 इसमें क्यूबिस्ट सब्जेक्ट, 1922 इसमें इंटीरियर, 1922 में जल रंग, और द फिक ब्राह्मण डिस क्या कह रहा है, डिस्पेंसिंग्स फ्लैशिंग फॉर लुब्रे, जो इन्होंने 1918 में लिथोग्राफी में चित्रित किया था। बात समझिए, बहुत बड़े कलाकार थे, इनको मामूली मत लीजिए गहनेनाथ जी को, फेमस थे अपने ज़माने में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जो चीज़ों को देखकर, समझकर और अच्छे से क्या शेड्यूल किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईसा के जीवन, किसकी बात कर रहा है, ईसा मसीह, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया। किसके जीवन पूछ रहा है, जो ईसा जी थे उनके जीवन पर आधारित, एम.एफ. हुसैन जी, बेंद्रे जी, जामिनी राय जी या गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी। इसका फटाफट आपको आंसर देना है। तो अगर ईसा की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो आएंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी। कौन आएंगे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी, ठीक है। तो इसको यहाँ से संबंध बना लीजिए, ईसा जी का चित्रण गगनेन्द्र बाबू जी ने अच्छे से किया था। चलिए अब थोड़ा देखते हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा देख लेते हैं, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए कह रहे हैं कि ईसा के जीवन, क्राइस्ट इन द चर्च पर आधारित चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया। एकदम ध्यान दीजिएगा कि चीज़ों को देखिए, एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव का ज़माना रह गया है, वो इतना इजीली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ इजीली रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा डीपली रहेगा। जैसे मान पूछ देगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि ईसा किसने चित्र किया है, बाय द वे पूछ सकता है, लेकिन उसका अब चांस रहेगा कि ईसा पर आधारित गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। गगनेन्द्र नाथ के प्रमुख चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्पिरिट पर चित्र श्रृंखला तथा चैतन्य चरित्रमाला पर चित्रण, दी फ्ले ऑन ऑफ स्नो, दी सैंड ऑफ हिमालय, क्लस्टर ऑफ पूरी टेम्पल, टेम्पल क्यूबिसिट, मीटिंग इन द स्टेयर, क्या केस द कार्ल ट्रू फेयर। इसके बारे में उन्होंने अच्छे से चित्रण किया, ठीक है। तो ईसा से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो आपको गगनेन्द्र नाथ जी को लगाना है, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवनिंद्र नाथ, किसकी बात कर रहा है, अवनिंद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं थे, शिष्य की बात कर रहा है। देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एन. सेन, गोपाल घोष। इसमें से फटाफट आपको आंसर देना है कि ये गोपाल घोष जी जो इनके कलाकार में शिष्य में नहीं थे, किनके, अवनींद्र नाथ टैगोर के ये शिष्य नहीं रह गए, ठीक है, नहीं रहे थे, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इनके बारे में क्या चीज़ें दी हुई हैं। चलिए अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, पर क्वेश्चन पर थोड़ा समय देकर उस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें भूलने का चांस बिल्कुल ना रहे, ठीक है। क्योंकि जब हम समझ कर क्वेश्चन हल करेंगे तो गलत होने का सवाल ही नहीं पूछा होगा। और जब हम खूब सारा पढ़ लेते हैं और कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, ये सही होगा, ये सही, जब आप चीज़ों को समझेंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए गोपाल घोष अवनींद्र नाथ टैगोर क्या है, ठाकुर के शिष्य नहीं थे। गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। देखिए यहाँ कन्फर्म कर दे रहा है, गोपाल घोष अगर थे भी तो किसके शिष्य थे, देवी प्रसाद राय चौधरी जी के शिष्य थे। और अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य थे नंदलाल बोस। प्रमुख शिष्य की बात कर रहा है, नंद बाबू, सत्येंद्र बाबू, असित बाबू, शारदा चंदोकील, मुकुल डे, सुरेंद्र नाथ गांगुली, यामिनी राय, ये इनके फेमस क्या थे, चित्रकार थे। ओके चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टीसी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र को किसने चित्रित किया था, बताइए किसकी बात कर रहा है। बस ध्यान सुनिएगा, क्या शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र को किसने चित्रित किया था। इस चीज़ को समझिए कि नंदलाल बोस,
रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी और के सुब्रमण्यम। फटाफट इस चीज़ को अब आंसर देना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। किसकी बात कर रहा है? शांतिनिकेतन मध्ययुगीन संत की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी जी। मध्ययुगीन संत किसकी बात कर रहा है? मध्ययुगीन संत की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मध्ययुगीन, मध्यकाल के जो संत थे उनको कौन चित्रित किया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी किए थे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ चीज़ों को देखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। शांति निकेतन में मध्ययुगीन संत के भित्ति चित्रों को विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 और 80 के बीच में हिंदी भवन में वर्ष 1946-47 में चित्रित किया था। कहाँ? हिंदी भवन में। अपनी दृष्टि क्षमता खोने के बाद उन्होंने 1972 ईस्वी में कला भवन कैंपस से बड़े आकार का सिरेमिक चित्र भी बनाया। अपनी दृष्टि क्षमता खोने के बावजूद भी इन्होंने चित्र को आकृति दिया था, सिरेमिक चित्र को बनाया था कि फीलिंग से बनाए थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किससे बनाते हैं? फीलिंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अपनी भावना से बनाते हैं, ठीक है। वो बन भी जाता है। बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे, ऐसे पिक्चर भी देखेंगे जो फीलिंग से ही चीज़ों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तत्व की बात करें अगर, शांति निकेतन की अधिकतम इमारतें 1919 ईस्वी के बाद बनी। शांति निकेतन में 1919 के बाद, मतलब 1919 में शांति निकेतन की इमारत बनी, उसके बाद सारा चीज़ इसमें निर्माण हुआ। और सभी 5 इमारतें क्या हैं? उत्तरायण दिशा में है, जिसकी डिजाइन सुरेंद्र नाथ ने तैयार किया था। कौन? सुरेंद्र नाथ कार ने इनको क्या है? तैयार किया था। बात समझिए, इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लीजिए कि कह रहा है कि शांति निकेतन में अधिकतम इमारतें 1919 के बाद बनी और सभी 5 इमारतें उत्तरायण दिशा में, मतलब उसका दिशा किधर था? उत्तर। जैसे इस तरह से बनता है ना, तो ये उत्तर माना जाता है, तो सबकी दिशाएं किधर थी? उत्तर की साइड थी। बात समझ में आया, ठीक है। और इसकी डिजाइन कौन दिए थे? सुरेंद्र नाथ कौर ने दिए थे। इसकी डिजाइन पूछ सकता है कि जो शांति निकेतन में जो भवनें बनी थी, ठीक है, उसका डिजाइन कौन दिया था? सुरेंद्र नाथ कौर ने दिया था। सुरेंद्र नाथ कौर ने दिया था। सुरेंद्र नाथ कौर ने, आपको याद करना हमारे साथ कि डिजाइन कौन किया था? सुरेंद्र नाथ कौर ने किया था। कौन? सुरेंद्र नाथ कौर ने दिया था। आगे देखते हैं हम लोग। शांति निकेतन में राम किंकर बैंड ने लार्जर देन लाइफ फिगर, किसकी बात कर रहा है? लार्जर देन लाइफ फिगर की बात कर रहा है। ऑफ सेंटल्स नामक भू दृश्य तैयार किया। कौन तैयार किया? बात समझिए ध्यान से। क्या शांति निकेतन में राम किंकर बैंड ने लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ सेंट्रल्स नामक भू दृश्य किसने तैयार किया? क्या है? तैयार किया था, तो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। चलिए, राम किंकर बैंड जी थे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा ताकि गलती बिल्कुल ना हो, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए। किसकी बात कर रहा है? पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार। कहाँ के? पहले समझिए कि पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया था। वीरभूमि के ग्रामीण चित्रों को चित्र किया था। अकबर पदमसी, कृष्ण खन्ना, अंजू डोंडिया, विनोद बिहारी मुखर्जी। फटाफट आपको इसका आंसर देना है। तो अगर उसकी बात करें तो हम विनोद बिहारी मुखर्जी थे, जो, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के वह चित्रकार थे जो भित्ति चित्र बनाए थे, लेकिन कहाँ? जो छात्रावास था, कला भवन के छात्रावास के छत पर, जहाँ छात्रावास में बच्चे रहते थे, हॉस्टल होता था, उसी के छत पर वीरभूमि की ग्रामीण जीवन का चित्र किए थे। वो थे विनोद बिहारी मुखर्जी थे। देखिए टीच 2016 में ये पूछा कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है। 2016 की बात करें तो बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे जो क्या है, आधुनिक कला से थे। बहुत ज़्यादा आधुनिक कला से 2016 में क्वेश्चन आया था। अतुल टोंडिया संबंधित आया था, ठीक है। अंजू डोडिया संबंधित, अकर पद्मश्री संबंधित आया था, जो हम कभी देखे ना हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने दे दिया था, ठीक है। चलिए
अब इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठा देगा ये नहीं है, लेकिन ये हाँ एक चीज़ है, उस सिलेबस से ही उठाएगा प्रश्न, बात समझिएगा। ठीक है, तो कलाकार ही होने चाहिए, बात समझिए। वो भारत के कलाकार, ठीक है, होंगे तो वो क्वेश्चन आपसे बना देगा। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि, ठीक है, के ग्रामीण जीवन को वर्ष 1940 में बिताया। ये वर्ष भी दिया है कि वर्ष 1940 में उन्होंने क्या है तैयार किया था। ठीक, किसको, वीरभूमि, क्या वीरभूमि जो था आपका, ये वीरों का प्रतीक माना जाता है। किसका, वीरों का प्रतीक। तो ये क्या था, तो इसमें किसान लोगों की जो शक्तिशाली चीज़ों को दिखाया गया था, किस तरह से उसमें किया जाता है। ठीक है, जवानों की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफ है, किसकी बात कर रहा है, कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया था। किसका प्रयोग किया था, कैलीग्राफी का प्रयोग किया था। एन.एस. बेंद्रे जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, क्या के वेंकटप्पा और के हब्बर। ठीक है, तो इसमें से फटाफट आपको आंसर देना है, कौन थे बताइए, फटाफट बताइए कौन थे। ठीक, लिखित में से कह रहा है कि किसने कैलीग्राफी का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, कैलीग्राफी की बात हो रही है तो फटाफट आपको आंसर देना है। इस कौन है, कैलीग्राफी से संबंधित आपके विनोद बिहारी मुखर्जी है। ध्यान दीजिएगा कि कैलीग्राफी का प्रयोग जो है विनोद बिहारी मुखर्जी किए थे, ये आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात, कि कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी की कला पश्चिमी आधुनिक कला और प्राच्य परंपराओं की आध्यात्मिकता से प्रेरित थी और उनकी कुछ कृतियों से सुदूर पूर्वी परंपराएं विशेषकर कैलीग्राफी तथा वास्तु तकनीक का प्रभाव दिखाता है। जापान में एक वर्ष व्यतीत करने के पश्चात उन्होंने टोबो सोजो जैसे कलाकार की क्या है कैलीग्राफी की शिक्षा प्राप्त की और ये मुख्य रूप से भित्ति चित्रों के लिए जाने, किसके लिए थे, भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते थे। ये विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे किसके लिए फेमस है, ये भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, दीवारों पे ही अंकन किया था ज़्यादातर। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। कौन सा क्वेश्चन था, चलिए एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन यही था 94 नंबर से। चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। कह रहा उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन पे स्थित, लिखिए मतलब कह रहा है, कोई बात नहीं है, बताना होता है लेकिन लिखने की सवाल ही नहीं होती है। उस कलाकार का नाम बताइए या नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, भित्ति चित्रों के लिए। नंद बाबू, रजा जी और विनोद बिहारी मुखर्जी जी, के सुब्रमण्यम। तब पता है कि भित्ति चित्र की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा तो विनोद जी किए थे। कौन, विनोद जी किए थे या विनोद बिहारी मुखर्जी जी किए थे। ठीक है, चलिए तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भित्ति चित्र से संबंधित अगर आता है तो विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम पहले आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे तरफ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 195 की बात कर रहा है। कह रहा है, समझिए पहले कि इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस क्या है विश्वविद्यालय में है। बात समझिए, किस विश्वविद्यालय में है, महाराजा सरायजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है, कहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादातर काम कहाँ किए थे, शांति निकेतन में किए थे, तो इसीलिए क्या है विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है, शांति निकेतन में सबसे ज़्यादा इनके चित्रों को क्या है रखा गया है, निर्मित किया गया है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते चलिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं।
कह रहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में सर्वाधिक भित्ति चित्र बनाए गए। सबसे ज़्यादा अगर भित्ति चित्र बनाए थे तो कौन बनाए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। कहाँ की बात कर रहा है? तो शांति निकेतन की अगर बात कर रहा है तो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं पूछ दो तो अभी नहीं को मारिएगा। अगर शांति निकेतन का और आधुनिक कला में जो है शांति निकेतन की बात करें तो सबसे ज़्यादा भित्ति चित्र विनोद जी बनाए थे। इन्होंने शांति निकेतन के हिंदी भवन के सभागार में 77 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े क्या भित्ति चित्र तीनों ओर से बनाए थे। किसकी बात कर रहा है? हिंदी भवन सभागार होता है, जैसे नहीं था बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर लोग मीटिंग रखते हैं या कोई चीज़ें को बताते हैं सबको बैठाकर, ऐसी चीज़ें जो हॉल थी। हिंदी भवन की एक हॉल था खूब बड़ा सा, और उस हॉल की दीवारें थी ना, उस दीवारों को 77 फीट लंबे, मतलब इस तरह से, ये नहीं कि चारों तरफ, 3 तरफ से यहाँ बातें कर रहा है। एक मान दरवाजा हुआ यहाँ से, तो ये 3 तरफ से, ठीक है, एक तरफ छोड़कर 3 तरफ जो है 77 फीट की ये क्या लंबाई में, और देखिए 8 फीट की चौड़ाई, बात समझिए, 8 फीट की चौड़ाई जो थी। जैसे मान लीजिए रूम हो गया, ठीक, अभी 78 क्या है, कितना था ये 77 फीट की इसकी पूरी की पूरी लंबाई हो गई, ठीक। और उसके बाद इसकी चौड़ाई की ये बात करें, इस तरह से चौड़ाई जो 8 फीट थी, इस तरह से इस चित्र को वो करेगा तो किस पे? दीवारों पे। ध्यान दीजिएगा, भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार होता है, तो ये दीवारों पे इस तरह से चित्रण किए थे विनोद बाबू, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो हम जब ऐसे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, हमें समझना है, ठीक, और हमें समझ कर पढ़ना है। 77 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े, आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे तरफ बैठते हैं, अब तो भूलेंगे ही नहीं आप, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर की बात कर रहा है। कौन थे? असित कुमार हालदार जी, एम.एफ. हुसैन जी, विनोद बिहारी मुखर्जी जी, ठीक है, अकबर पदम सिंह। देखिए हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन चीज़ों को अच्छे समझिए, नहीं कि हम ऐसे पढ़ाएं कि प्रसिद्ध रचना का जो है वृक्ष प्रेमी दी क्या ट्री लवर किसकी है, हमारा फटाफट आंसर की क्या है, ये जो है कि आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। ऐसे नहीं होता है, सब थोड़ा समझिए चीज़ों को। जब हम यहाँ आराम से पढ़े रहेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो असित कुमार हालदार जी, एम.एफ. हुसैन जी, विनोद बिहारी मुखर्जी जी, अकबर पदम सिंह, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी जी, ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी जी। थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। मात्र प्रश्न हल करना बड़ी बात नहीं होता है, उसको समझना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा चित्रित क्या है? वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर, ये भी याद कर लीजिएगा कि अक्सर जो एग्जामिनर कभी वृक्ष प्रेमी पूछ देता है, कभी दी ट्री लवर पूछ देता है। तो चित्र में वृक्षों एवं पौधों की लाल और नीले उभरी हुई पत्तियां, किसकी? लाल और नीले उभरी हुई पत्तियां, कृतियों के गहरे नीले केस, ठिगनी स्थूल पुरुषाकृति एवं उनके मुखा मुद्रा चित्रण में क्या है? विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से तो क्या कह रहा है, ध्यान से पहले उसको पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है उस चित्रकार का नाम लिखिए, ठीक है, हमें लिखिए, बताइए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बताइए, ठीक, कि जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा है। ये दृष्टिहीनता थे, मतलब ये अंधे हो चुके थे। कौन ऐसे कलाकार हैं? अब हमको बताया है कई प्रश्न में आपको, फटाफट आंसर दीजिए। नंदलाल बोस जी, कृष्ण खन्ना जी, के जी सुब्रमण्यम जी, विनोद बिहारी मुखर्जी जी। तो आपको फटाफट आंसर देना है विनोद बिहारी मुखर्जी जी। क्या थे ये आपके अंधे होने के बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे चित्र को इन्होंने चित्रित किया था, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 197 की बात करते हैं। चलिए ये तो हो गया, अंधे के बावजूद भी इन्होंने चित्र किया। अब थोड़ा में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। थोड़ी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जा रहा है। चलिए कह रहा है विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ? कोलकाता के क्या बेहाला नगर में हुआ था। वे बाल्यकाल से ही और क्या औपचारिक कला शिक्षा से वंचित रहे। एक नेत्र रोग से पीड़ित रहे, किंतु आत्मविश्वास से उन्होंने विभागाध्यक्ष जारी रखा और शांति निकेतन में अवनींद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ एवं नंदलाल बोस आदि चित्रों ने उन्हें
क्या उनकी चित्र प्रणाली में उन्हें प्रभावित किया और जापानी चित्रकार क्या सुतात्सु से भी ये प्रभावित हुए थे। जापानी चित्रकार कौन थे? सुतात्सु से भी ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जैसे जैसे कलाकार आएंगे तो उनके चित्रों को जब हम क्लियर करते चलेंगे तो क्या समस्या की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, कह रहा है फ्रेस्को बूनो पद्धत, किसकी बात कर रहा है? फ्रेस्को बूनो। और एक आता है फ्रेस्को सेको आता है। ध्यान दीजिएगा, पहले चीज़ों को समझ लीजिए प्रश्न में ही। बूनो मतलब होता है गीली पद्धत और सेके मतलब होता है सूखी पद्धत। बात समझिए, जब ये क्लियर रहेगा तब क्वेश्चन में तो आप आंसर फटाफट देंगे। फ्रेस्को बूनो पद्धत में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट, किसकी बात कर रहा है? मध्यकालीन संत। इसका अंग्रेजी कर दिया, इसके पहले पूछा था कि मध्यकालीन संत किसने चित्रित किया था। बात समझिए, राजा रवि वर्मा जी, विनोद बिहारी मुखर्जी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी या अवनींद्रनाथ टैगोर जी। बात समझ गए आप लोग? तो कौन होंगे सही? अगर इसको हिंदी में कह दिया क्या है तो मध्यकालीन संतों का जीवन था, ये चित्रित करने वाले कलाकार थे विनोद बिहारी मुखर्जी जी थे। कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा विनोद बिहारी मुखर्जी ने मध्यकाल के संतों के जीवन, लाइफ ऑफ द मिडिवल सन, कहना है कि मध्यकाल संतों के जीवन को फ्रेस्को बूनो पद्धति में चित्रित किया था। किस पद्धति में? फ्रेस्को बूनो है, ध्यान दीजिएगा। जो गीली पद्धति थी उस पर इन्होंने चित्रण कार्य प्रारंभ किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे, किसकी बात कर रहा है? अब्दुल, देखिए ये 2016 में पूछा था क्वेश्चन। अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे मुगल कला से, चोलमंडल कला से, बंगाल कला से कि पहाड़ी कला से? तो अब्दुल रहमान चुगतई जो संबंधित थे, किससे संबंधित थे? बंगाल शैली से। किस शैली संबंधित थे? बंगाल शैली संबंधित थे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर और हो जाते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। कह रहा अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म 1897 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर के मोहल्ला चबुक सवरन में क्या है हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, वे मुगल कला, लघु चित्रकला, आर्ट नोव्यू और इस्लामिक कला परंपराओं से प्रभावित रहे। उन्हें दक्षिण एशिया का प्रथम महत्वपूर्ण आधुनिक मुस्लिम कलाकार, दक्षिण एशिया का कोई कलाकार पूछता है तो आप किसको मानेंगे? तो मुस्लिम कलाकार की बात करेगा तो आप फटाफट अब्दुल रहमान चुगतई को मानेंगे। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार, अगर पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार और दक्षिण एशिया का फेमस कलाकार पूछा जाए तो अब्दुल रहमान चुगतई। ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रहमान चुगतई बहुत बड़े कलाकार थे। उन्हें वर्ष 1934 ईस्वी में खान बहादुर किताब और वर्ष 1960 ईस्वी में पाकिस्तान के हिलाते इख्तियार तथा वर्ष 1968 ईस्वी में प्राइड ऑफ द क्या है परफेक्ट्स के लिए राष्ट्रपति पदक इन्हें मिला था। ठीक है, देखिए कितने मतलब ऐसे चीज़ों को नहीं समावेश किया था जो इम्पोर्टेंट फेमस लोग, उन्हीं लोगों का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, वर्ष 1968 में प्राइड ऑफ द क्या है परफॉर्मेंस के लिए राष्ट्रपति पदक मिला और उन्होंने वर्ष 1911 ईस्वी में लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी प्रशिक्षण शुरू किया, जहां अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्ता से शिक्षा प्राप्त की। और इनके शुरुआती काम में बंगाली शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बंगाल शैली का प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कि क्या क्या चीज़ें किए थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होता चला गया। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीज़ों को पढ़ते हैं पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली? खान बहादुर की पदवी की बात कर रहा है। खान बहादुर पदवी की किसको मिला था? अब आप सोच ही लीजिए कि अगर इसमें मुस्लिम कलाकार कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन किस पे जाएगा? अब्दुल रहमान, क्योंकि खान बहादुर का उपाधि मिला था क्या है AR चुगतई को। ठीक है, किसको मिला था? AR चुगतई को मिला मिला था, अब्दुल रहमान चुगतई जिसको कहा जाता है। चलिए तो
तरीका पैटर्न बदलता है, एग्जामिनर कुछ करता नहीं है, तो आप उसी में क्या आ जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं होना है। चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। एलटी ग्रेड यूके में पूछा था ये प्रश्न। कह रहा वास तकनीकी के अग्रहिम चित्रकार थे। किसकी बात कर रहा है? वास तकनीकी के सबसे पहले चित्रकार कौन थे? अग्रहणी अग्रहणी चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, किसकी बात कर रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर अग्रहणी, वास तकनीक अग्रहणी कलाकार पूछ रहा है। राम किंकर बैंस, अमृता शेर गिल, अब्दुल रहमान चुगतई। अब वास तकनीक के जो ग्रहण करने वाला कौन था? तो वास तकनीक को क्या है, ये भी थे कौन? अब्दुल रहमान चुगतई भी थे। क्या थे? अब्दुल रहमान चुगतई भी थे। उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कैसे कैसे किए थे, चीज़ों को समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या इनको कहा जाता था। अब्दुल रहमान चुगतई ने वास तकनीक में बने चित्रों को अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। कह रहा है कि अब्दुल रहमान, ध्यान दीजिएगा, चुगतई ने वास तकनीक में जो बने चित्रों में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। बात समझ, अपारदर्शी क्या होता है? जैसे कि गाढ़ा रंग का प्रयोग कर देने से, देखिए हम इसका कलर प्रयोग कर रहे हैं ना, इसके पीछे का अक्षर मिट जा रहा है, दिख नहीं रहा है, तो यही अपारदर्शिता हो जाएगी। और जब हम किसी ऐसा वाइट कलर का प्रयोग करें ताकि क्या हो, ये कोई ऐसा कलर प्रयोग करें जिसमें ये दिखाई दे, वो पारदर्शिता होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करते चलिए। तो अपारदर्शिता, ठीक है, रंगों का प्रयोग किया। और आकृतियों की मुद्राएं, किसकी बात कर रहा है? भावपूर्ण एवं सौंदर्य से युक्त हैं। किसकी बात कर रहा है? जो आकृति बनाए थे वो अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण था, मतलब सुंदर भी था, भावनात्मक भी था, और देखने में क्या लाजवाब भी था। रंग संयोजन कलाकार की कुशलता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ये कलर को इस तरह से लगाते थे कि मोहित हो जाते देखने वाले लोग। इनके अंदर टेक्निक थी, किसको? कलर लगाने की तकनीक थी, इसीलिए इन्हें रंगों का सम्राट भी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि किसे जो है रंगों का सम्राट कहा जाता है। तो रंगों का सम्राट कहा जाता था अब्दुल रहमान चुगताई जी को, क्योंकि वो जो कलर करते थे इतना सुंदर और भावपूर्ण रूप से करते थे, उनका कलर देखते ही सभी कलाकार या अन्य लोग मोहित हो जाते थे। इसीलिए इनको रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। रंगों को प्रयोग करने की तकनीक अच्छी थी कि किसके बाद हम कौन कलर प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें, ताकि क्या बोल्ड हो, अच्छे दिखे हो, खूब क्या अच्छे से दिखे हो। कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने एचिंग, ठीक है, ये तकनीक की है, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिजाइन, लिथोग्राफी में, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों में भी इन्होंने क्या किए, काम को अपने किए थे। ठीक है, चलिए, लेकिन मेन उनका क्या था, वास तकनीकी था जिसपे वह अच्छे से काम किए थे, और इसी वजह से वो फेमस भी हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले के पॉइंट के बारे में कुछ समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, चलिए, जब पॉइंट को समझते चलेंगे तो समस्या नहीं रहेगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो नंदलाल बोस ने अब्दुल रहमान चुगतई के चित्रों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रेखाएं कितनी महीन और कोमल हैं, जैसे क्या है, कमलनाल के रेशे हों। उनकी तकनीक बनाने की ऐसी थी, कोमल कोमल इस तरह से बनाते थे कि जैसे लगता था कि क्या सुंदर है वो। ठीक है, इनके चित्रों में बिरहिड़ी, राधिका, अनारकली, युवा साधु, राजकुमार, सलीम, प्रेम के लिए, ठीक है, अधिवराड ऑफ द लव, सहारा, राजकुमारी, उमर खयाम, होली, अमृत जल, और राधा कृष्ण, और हीरामन, तोता, लैला मजनू की इन्होंने जो है अच्छे से जो है चित्रण को किया था। ठीक है, बात समझिएगा, लैला जीवन से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए थे। कवि तुलसीदास भी इनमें शामिल थे, इनके चित्रकारी में। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगतई विश्वामित्र नामक चित्र में राम और लक्ष्मण के मुख की सज्जा में जापानी प्रभाव दिखाई देता है। विश्वामित्र नामक चित्र में इनकी राम और लक्ष्मण के मुखकृत और बाल सजा किसको, जापानी प्रभाव में दिखाया था। बात ध्यान दीजिएगा, कितना इम्पोर्टेंट कलाकार थे ये। चित्र की पृष्ठभूमि में चित्रित वृक्ष में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, और इनमें चित्रों में पद्म पुष्पों का अधिक चित्रण किया गया है। ठीक है, क्या है, पद्म पुष्पों का बहुत जो है कि ज़्यादा अंकन पद्म किया गया था, कमल संबंधी मान लीजिए। ये गुलाबी रंग में चित्रित किए गए राधिका नामक चित्र श्रेष्ठ माना जाता है। राधिका नामक चित्र जो है अब्दुल रहमान चुगताई का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर राधिका नामक चित्र की देखा जाए
तो अब्दुल रहमान जुगताई का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या चीज़ें हैं, जब हम अच्छे समझते चलेंगे, अब इनके बारे में देखिए कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप लोग हल कर ले जाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझे रहेंगे तब। फिर उन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है कि वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार थे। किसकी बात कर रहा है? वास चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे दशवंत, बसावन, खान खाना, अब्दुल रहमान चुगतई। ठीक है, तो वास तकनीक के प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें तो कौन थे ये? बहुत अच्छे से इनको ऐसे किए थे कि इसमें क्या है, रेखाओं को इस तरह से कलर को डाले थे जिसे कला का रंगों का सम्राट भी कहा जाता था। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या बहुत फेमस हुए थे और ये वास चित्रण के प्रमुख चित्रकार के रूप में भी मानते। चलिए आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। ठीक है, NBS TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अब्दुल रहमान चुगतई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की बात कर रहा है, तकनीकी है। निम्नलिखित में से कौन से अब्दुल रहमान चुगतई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीकी है? तेल, वाश, एक्रेलिक और ड्राई पेस्टल। बात समझिए, किसकी? राधिका को किस तकनीक में उन्होंने बनाए थे? ध्यान दीजिएगा आपको। तो उनका तकनीक, अगर अब्दुल रहमान चुगतई जब आएंगे, उनका तकनीक का अगर फेमस की बात किया जाए तो वाश तकनीक में बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो आपको और वाश तकनीक में कौन सा अपारदर्शिता की बात को किए थे। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा वाश तकनीक। अब्दुल रहमान जुगतई किससे संबंधित है? वाश संबंधित है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में डिटेल, थोड़ा सा क्या चीज़ें दिया हुआ है, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि अब्दुल रहमान चुगतई ने वाश और टेम्परा तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर राधिका, बात समझिएगा, कि वाश टेम्परा तकनीक पर करते हुए कागज पर, ये पूछता है कि कौन सा कैनवास था इनका, मतलब टेक्सचर क्या था जिस चित्रों को बनाए थे, तो आपका वो था कागज पर। और किस तकनीक में बनाए थे? टेम्परा तकनीक का प्रयोग किए थे, और वो भी टेम्परा में कौन सा? वाश तकनीक का। ध्यान दीजिएगा, टेम्परा में कई तकनीकी होती है, जनता जनता में आप जाएंगे तो कागज थोड़ी ना था, दीवारें थी। तो टेम्परा एक तकनीक होती है और वाश भी क्या तरीका था। वाश और टेम्परा तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर राधिका नामक चित्र क्या इन्होंने बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एकदम, जरूर हमको लगता है कि ये जरूर पूछेगा क्यों एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि इसके पहले सत्र में अब्दुल रहमान जुगतई के बारे में कई क्वेश्चन आया था 2016 में। एक या दो क्वेश्चन संभवतः आया था, लेकिन आया था। उन्होंने वाश तकनीकी, ठीक है, वाश तकनीकी में प्रयोग किए और मुगल पांडुलिपियों तथा पुराने फारसी चित्रों में कैलीग्राफी रेखाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने महान विभूतियां, लोक कथाएं, भारतीय इस्लाम संबंधित और राजपूत तथा मुगल आदि सभी विषयों पर चित्र बनाया। उन्होंने राधिका चित्र में पृष्ठभूमि में छाया और प्रकाश का बेहतर क्या सरलीकरण किया था। किसकी बात कर रहा है? राधिका के चित्र की पृष्ठभूमि को क्या किया था? बेहतर सरलीकरण किया था। बात समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से अच्छे से समझते चलना हमको। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, वो पहले पढ़िए उसके बाद हल करिए। तो जितना पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वाश तकनीक सीखी थी? पहले प्रश्न को समझिए नहीं तो गलत हो जाएगा। किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधु शारदा चढ़ोकील, कई लोग थे, तो वकील बंधु मतलब वकील टाइटल था, भाई थे, वकील बंधुओं से वाश तकनीक सीखी थी। बात समझिए आप लोग। सत्येंद्रनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगतई, परितोष सेन और राजा क्या रवि वर्मा। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो अब्दुल रहमान चुगतई की अगर बात करें तो ये वकील बंधुओं से वाश तकनीक सीखे थे। वकील बंधु शारदा चढ़ोकील संबंधित जितने भी कलाकार थे उसके बंधुओं से इन्होंने इस कला को सीखे थे। ठीक है, तो ये भी तकनीक आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए अब हम
थोड़ा देखते हैं इनके बारे में, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्या चीज़ें दिया हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि अब्दुल रहमान चुगतई उकील बंधुओं से प्रभावित थे, जिन्हें उकील बंधुओं से वास तकनीक पेंटिंग भी सीखी थी। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए जब हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो हमारा क्या है, क्वेश्चन एकदम कवर होता था। हमको समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। समझिए, समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अगला क्या कह रहा है कि इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ये नहीं की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, बंगाल शैली की बात कर रहा है। उस समय चित्रकार नहीं। जब हम क्वेश्चन को से पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आंसर एकदम तुरंत सही हो जाएगा। हम प्रश्न को ही थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ ले जाते हैं। शारदा वकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल डे और ईश्वरी प्रसाद। तो बातें कर रहा है कौन नहीं है, तो फटाफट आपको आंसर देना है कि ईश्वरी प्रसाद जी ये नहीं थे। ये सब क्या थे, वो जो है कि वो कौन शैली थी, कंपनी उपनी शैली संबंधित थे, उससे संबंधित कलाकार थे। बाकी सब लोग क्या थे, बंगाल शैली के कलाकार थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, के बारे में देखते हैं। देखिए दिया भी है, चीज़ों को समझ लेते हैं। ईश्वरी प्रसाद पटना या कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध क्या सिद्ध चित्रकार थे, जबकि शारदा वकील, मुकुल डे, अवनींद्रनाथ टैगोर क्या थे, किसी में तथा सुधीर रंजन खासकी, नंदलाल बोस की शिष्यता में बंगाल शैली में चित्रकार किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो समस्या कोई नहीं है। बस ध्यान से चीज़ों को समझना है और ध्यान से पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझिए। कह रहा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया। समझिए, प्रश्न समझिए कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उप प्रचार है, उप प्रचार पद में रहते हुए भी वहाँ प्रचार भी रहे, और किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया। प्रचार वहाँ पे गए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में, लेकिन किसका प्रचार कर रहे थे, बंगाल का, बंगाल शैली स्कूल का प्रचार कर रहे थे। तो कौन से ऐसे कलाकार थे बताइए। अवनी बाबू थे, सुधीर खासगिर जी थे, राम गोपाल विजयवर्गीय थे कि सरेन नड्डे थे। ठीक है, तो इसका आपका फटाफट आंसर हो जाएगा क्या, सैलेन नड्डे थे, जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में उपाचार्य पद भी रहे और अपनी जो है कौन शैली को, बंगाल शैली को व्यापक प्रचार भी वहाँ पर किए थे। सैलेन बाबू थे, सैलेन नाथ डे जी थे। ठीक है, ऐसे समझिए, सैलेन नाथ डे जी थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, तब आगे तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि सैलेन नाथ डे का वर्ष 1924 ईस्वी के लगभग महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के उपाचार्य पद बाद में प्राचार्य बने। बात समझिए कि 1924 ईस्वी में वहाँ के प्रचार उपाचार्य बने, पहले छोटा बने फिर बाद में प्राचार्य बन गए। कि पद पर रहते हुए बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किए और प्रचार के दौरान उन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक भी लिखी। बात समझिएगा, प्रचार जब कर रहे थे तो पुस्तक भी लिखे थे, भारतीय चित्रकला पद्धति। किसकी बात कर रहा है, भारतीय चित्रकला, जो सबसे महज इम्पॉर्टेंट की ये चीज़ लाइन है कि भारतीय चित्रकला पद्धति की पुस्तक किसने लिखा था, तो आपको एकदम बैठा लेना दिमाग में, शैलेंद्र नाथ डे जी भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। और रविन्द्रनाथ टैगोर उनके क्या गुरु थे, बात समझिए, गुरु थे। राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, गोपाल घोष तथा शंभुनाथ मित्र जैसे विख्यात चित्रकार उनके शिष्य रहे थे। चलो क्या, ये सब राजस्थान के चित्रकार थे लोग। ठीक है, और जो यहाँ पे जब महाराजा जब स्कूल में राजस्थान में गए थे, जब ये चयनित होकर वर्ष 1924 ईस्वी में, ठीक है, तो वहाँ पर पहले उपचार बने, उसके बाद में प्रचार बने। तो उसी समय ही इन्होंने एक पुस्तक लिखा कि भारतीय चित्रकला पद्धति, कब, जब वो बंगाल का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बंगाल शैली का। और उनके शिष्य जो है इतने लोग थे। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्तमान नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, अब उसका नाम बदल दिया गया, अब उसका राज्य के अनुसार रख दिया गया। ठीक है, ये कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जो क्या है, जयपुर में है। इस समय नाम को चेंज कर दिया गया था। ठीक है, पहले संपूर्ण था, अब अलग अलग जैसे राज्य वाइज हो गया, राज्य में कन्वर्ट हो गया, तो अपने अपने स्कूल जहाँ जहाँ जो जिस राज्य में पढ़ा उसका नाम अपने हिसाब से रख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश एक अकादमी शैली के कलाकार थे। पूछ रहा है कि एक अकादमी शैली के कलाकार थे कौन? कौन थे बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। शैलेंद्र नाडे, ललित मोहन सेन, छितेंद्र नाथ मजूमदार और असित कुमार हलदार। तो फटाफट आपको आंसर देना है, कौन थे, किसकी बात कर रहा है, पहले प्रश्न को समझिए। कह रहा कि डैश एक अकादमी शैली के कलाकार थे, तो ललित मोहन सेन जी थे। कौन थे? ललित मोहन सेन, जो पीजीटी में 2021 में पूछा गया था। कौन थे? ललित मोहन सेन जी थे। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, तब आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्या चीज़ें दिया हुआ है, ध्यान समझिए कि ललित मोहन सेन अकादमी शैली के कलाकार थे, जो वर्ष 1933 में सेन इंडिया हाउस लंदन के प्रचार कार्य पूरा कर वापस लखनऊ लौटे और वहां के कलाकार को अकादमी शैली की बारीकियां सिखाते हुए यथार्थ शैली में कार्य करने के लिए क्या थे, प्रेरित किए। बात समझ गए आप लोग? तो अकादमी शैली की बारीकियों को सिखाते हुए क्या है, यथार्थ शैली में कार्य करने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, कौन? ललित मोहन सेन जी। एक बार और समझिए कि ललित मोहन सेन अकादमी शैली के कलाकार थे। बात समझिए, अकादमी शैली कलाकार थे और वर्ष 1933 ईस्वी में सेन इंडिया हाउस लंदन का चित्रण कार्य पूरा किया और वापस लखनऊ लौटे और वहां पे कलाकारों की अकादमी शैली की बारीकियां सिखाते हुए यथार्थ में कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। यथार्थवादी वही होता है जो जिसमें क्या है, चीज़ें हमें हूबहू दिखती हैं। तो अक्सर देखेंगे यूरोपीय कला में यथार्थवादी कला को ज़्यादा थे, क्योंकि हमारे देखिए भारत में क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को समझाना हो तो हम ऐसे बना कर समझा देंगे कि व्यक्ति है, ठीक है। और यूरोपीय कला में क्या होता है, हूबहू उसी व्यक्ति को बना दिया जाता था संरचनात्मक तरीके से। तो वही क्या, यथार्थवादी जो सत्य चीज़ें होती हैं। हमारी कला, भारतीय कला क्या है, भारतीय हमारी कला जो है भावनात्मक कला है, जो हमें चीज़ों को, ठीक है, जैसे हम इसको बना देंगे तो हम समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या होता है। फीलिंग वाला हमारे यहाँ कला चलती है, वहाँ पे देखने वाली कला चलती है। ठीक है, आप चीज़ों को समझ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, चलिए, कह रहा प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्राचार्य थे। किसकी बात कर रहा है? प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में क्या थे, प्रधानाचार्य थे। तो मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। तो फटाफट आपको आंसर देना है कलकत्ता। क्या देना है? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के चिंतामणि क्या थे वहाँ के। देखिए, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि का निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय क्या प्रधानाचार्य की बात कर रहा है, तो चिंतामणि कर थे कहाँ के, कलकत्ता के। कहाँ के थे? कलकत्ता के प्रधानाचार्य पद पर थे। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं आगे थोड़ा सा क्या चीज़ें दी हुई हैं। कह रहा है कि प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य पद थे। ठीक है, तो इस तरह से थे वो। और ठीक है, तो आज वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, ओके, चलिए।